नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में व्यष्टि अर्थशास्त्र वाले सेशन को कंटिन्यू करते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्ति के नियम पर। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई को समझते हुए आज कुछ कंसेप्टों पर दोस्तों हम इसमें पूरे विस्तार से और पूरे व्यवहारिक तौर पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पूर्ति के नियम को एकदम व्यवहारिक तरीके से जहां आवश्यकता होगी हम इसके ग्राफ को भी देखेंगे, ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, कुछ तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और यहां तक कि प्रत्येक बिंदु को हम बेहतरीन तरीके से और व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपको आवश्यक डेटा प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्टली अपने सेशन की दोस्तों। शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सिलेबस में जो हो सकता है बीए फर्स्ट ईयर में ना हो, एमए में हो या कोई अन्य सब्जेक्ट कर रहे हैं या फिर कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी अगर इस सेशन से अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात की माइक्रो इकोनॉमी वाले सेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस सेशन को आप निश्चित रूप से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी के संभवतः जितने भी फैक्ट है, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी टॉपिक है, लगभग सभी टॉपिकों पर यहाँ पूरे व्यवहारिक रूप से चर्चा हम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेकेंड यूनिट में दोस्तों लगभग ये जो 8 टॉपिक है, प्रत्येक 8 ही टॉपिक अलग अलग मेथड पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मांग का नियम था, गिफिन वस्तुएं, उसके बाद मांग की लोच, पूर्ति का नियम, सीमांत उपयोगिता, उसमें हास नियम या सम सीमांत उपयोगिता, तटस्थ वक्र, उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता की बचत, ये सारे सेपरेट टॉपिक है ना, सेपरेट टॉपिक है। तो इन सभी पर सेपरेट लेक्चर ही होने वाले हैं और पूरे व्यवहारिक रूप से, ठीक है ना। तो दोस्तों सेकेंड यूनिट का 4th टॉपिक पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट के 4th टॉपिक पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि आज के इस पूरे लेक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है, आज के हमें टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्ति का नियम है क्या, एग्जैक्टली इसका अर्थ समझेंगे, इसकी व्याख्या के अंतर्गत ही समझने का प्रयास करेंगे कि पूर्ति का नियम क्या है। उसके बाद इसकी मान्यता क्या है कि अर्थात कि कब ये पूर्ति का नियम लागू होता है, किन परिस्थितियों में लागू होता है। इसके अलावा इस पूर्ति के नियम को हम तालिका के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसके कारण समझेंगे कि क्या रीजन है, क्या कारण है पूर्ति के नियम को लागू होने के, और लास्ट में हम देखेंगे अपवाद, है ना, कि पूर्ति का नियम किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां से अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आप ये समझ चुके हैं कि हमें किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है आज के पूरे सेशन में। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ति के नियम की, कि पूर्ति के नियम एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप जब हम पूर्ति के नियम की बात करते हैं तो यहां पर एक शब्द आता है पूर्ति, है ना, मतलब सप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली तो देखिए, अगर व्यवहारिक रूप से हम समझे तो सिंपल सी मेथड है। सप्लाई क्या होती है, मतलब पूर्ति क्या होती है कि यार कोई भी जो उत्पादक है, जो वस्तु का निर्माण कर रहा है, कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो वो बनाता किस लिए है, बेचने के लिए, है ना। तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जब वो मार्केट में सप्लाई करेगा, भेजेगा, है ना, तो मार्केट में सप्लाई करेगा, तो उस सप्लाई को ही हम यहां पर पूर्ति के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक लॉ होता है, एक मेथड होती है। क्या मेथड होती है कि जब उत्पादक को लगता है कि वो उस वस्तु से अधिक मुनाफा कमा रहा है, तो वो अधिक वस्तुएं बनाएगा और अधिक सप्लाई करेगा बाजार में, है ना। लेकिन जब उसे लगता है, किसको, उत्पादक को, कि उसे उन वस्तुओं से कम लाभ हो रहा है, तो उस परिस्थिति में उन वस्तुओं की सप्लाई वो कम कर देगा। सिंपल सी बात है ना। तो पूर्ति सिंपल बात यही है कि बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता, बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता, और इस उपलब्धता करवाता कौन है दोस्तों, तो उत्पादक करवाता है। जो प्रोडक्ट बनाता है, जो वस्तु का निर्माण करता है, वो बाजार में उस वस्तु की पूर्ति करता है, ठीक है ना। तो उस पूर्ति के पीछे जो हम नियम की बात कर रहे हैं, जो ना लगा हुआ है लो, जो सप्लाई के आगे जो लो लगा हुआ है कि लो ऑफ सप्लाई, तो ये सप्लाई का नियम क्या है, पूर्ति का नियम क्या है। तो पूर्ति का नियम दोस्तों व्यवहारिक रूप से समझिए इसको, एकदम सिंपल है। देखिए यहां पर हम 3 तथ्यों की बात करेंगे। 3 तथ्य कौन कौन से हैं इसमें पूर्ति के साथ में दोस्तों। हम एक तो बात करेंगे मांग की, है ना, प्रोडक्ट की मांग की, और दूसरी हम बात करेंगे कीमत की। क्या है, कीमत की। तो यहां पर क्या 3 वस्तु क्या हो गए दोस्तों, माफ करना, 3 फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, एक पूर्ति, एक मांग और एक कीमत। अब जब दोस्तों हम बात करते हैं कि पूर्ति के साथ जब हम मांग की बात करते हैं,
मांग की बात करते हैं, या फिर जब हम पूर्ति के साथ कीमत की बात करते हैं, किसकी? कीमत की। अब बस इसको आप समझ ले, आपका ये जो अर्थ है आपका पूर्ति के नियम का वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जब हम पूर्ति के साथ मांग की बात करते हैं तो अब मुझे थोड़ा सा सोचकर ये बताइए, एकदम फ्री होकर बैठिए पहले सेशन में, है ना, ऐसा मत सोचिए अभी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक व्यवहारिक कोई एक अच्छा सा एक टॉपिक है जिससे आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही समझना है आपको, है ना। ये बताइए मुझे कि एक उत्पादक है जो प्रोडक्ट बना रहा है। अब मैं यहाँ कोई फैक्ट्री कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, चलिए किसी की बात, क्योंकि फैक्ट्री इसके इन सबके अलावा, फैक्ट्रियों के अलावा कोई एक व्यक्ति भी तो बना सकता है ना प्रोडक्ट, है ना, तो वो भी उत्पादक हो जाता है। तो कोई एक उत्पादक है जो वस्तु का निर्माण कर रहा है, अब उसे वो बाजार में भेजना है बेचने के लिए। क्लियर है? तो इस पूरी प्रक्रिया को तो हम क्या कहेंगे? पूर्ति कह देंगे। अब ये बताइए मुझे कि बाजार में अगर उस वस्तु की मांग बहुत ज्यादा है तो क्या उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति बहुत ज्यादा करेगा, सप्लाई बहुत ज्यादा करेगा या नहीं? सोचिए। अब यहां में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल एग्जैक्टली ये बोलेंगे कि सर अगर मांग बहुत ज्यादा होगी बाजार में तो उत्पादक एग्जैक्टली ज्यादा वस्तुएं बनाकर ज्यादा भेजेगा मार्केट में, या ज्यादा सप्लाई करेगा ताकि उसकी वस्तु ज्यादा बिक पाए। लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली बिल्कुल ये गलत है। गलत है, क्यों गलत है समझिए इसको। क्योंकि देखिए, मांग बाजार में किसी वस्तु की कब बढ़ती है? बाजार में किसी वस्तु की मांग कब बढ़ती है? जब उसकी कीमत कम होती है। यहां पर बस अगर ये मेथड समझ गए ना, आप समझ लीजिए टॉपिक पूरा क्लियर हो गया आपका। किसी वस्तु की मांग बाजार में कब बढ़ती है? जब उस वस्तु की कीमत बाजार में कम होती है ना। अब अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो ऐसे में उत्पादक जो वस्तु का निर्माण कर रहा है, अगर उस वस्तु को कम कीमत में बेचेगा तो बताइए क्या वो ज्यादा लाभ कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। तो जब उत्पादक को ज्यादा लाभ नहीं होगा वस्तु पर तो वो सप्लाई ज्यादा क्यों करेगा? अब आई बात समझ, है ना। तो मांग जैसे जैसे बढ़ती है तो पूर्ति वैसे वैसे कम होती जाती है। इसलिए हम यहां पर ये कहते हैं कि जो पूर्ति का नियम है वो मांग के ठीक विपरीत है। ठीक विपरीत है ना। मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है दोस्तों? ऋणात्मक संबंध है। ठीक। अब हम पूर्ति के साथ कीमत को लेते हैं। अब देखिए जरा, किसी वस्तु की कीमत, बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो बताइए सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? एग्जैक्टली बढ़ जाएगी ना। बढ़ाएगा सप्लाई, क्यों बढ़ाएगा? उत्पादक सप्लाई बढ़ा देगा ना, क्योंकि उसकी वस्तु की कीमत बढ़ रही है मार्केट में। और जब वस्तु की कीमत बढ़ी हुई रहती है तो ऐसी परिस्थिति में उत्पादक को ज्यादा लाभ होता है, इसलिए वो पूर्ति अधिक से अधिक करेगा, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करेगा, अधिकतम प्रोडक्शन करेगा, अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, बढ़ा करके अधिक सप्लाई करने का प्रयास करेगा बाजार में। ठीक है ना। इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि पूर्ति और कीमत, पूर्ति का नियम या कहें कि पूर्ति और कीमत दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो कैसा होता है दोस्तों? धनात्मक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। और है ना, और वहीं पर मांग और कीमत का संबंध जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। क्योंकि मांग कब बढ़ती है? जब कीमत कम होती है, और अगर कीमत ज्यादा हो जाएगी तो मांग कम हो जाएगी। इसलिए दोनों के बीच में विपरीत संबंध है, ऋणात्मक है। वहीं कीमत और पूर्ति के बीच में जो संबंध है वो धनात्मक संबंध है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार सिंपल से शब्दों में कहें तो पूर्ति और कीमत के बीच में जो संबंध है वो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, वो सीधा संबंध पाया जाता है, दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। क्लियर ये वाला पूर्ति का नियम। ठीक है ना। अब आइए इसके साथ में हम एक छोटी सी एक परिभाषा है, एक परिभाषा को देख लेते हैं। एक परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, जिससे हमारा ये अर्थ और परिभाषा वाला कंसेप्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लियर हो जाए। वाटसन साहब ने परिभाषित किया है पूर्ति के नियम को। उन्होंने कहा, इसको मैं पहले व्यवहारिक रूप समझा दूं आपको। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि जब बाजार में सारी बातें सामान्य हो, सामान्य मतलब समान हो, किसी में कोई उतार चढ़ाव ना हो, कोई विशेष परिस्थिति ना हो, जैसे किसी कोई मतलब जैसे मान ले कि रॉ मटेरियल का कोई रेट बढ़ चुका हो, या लेबर का रेट बढ़ गया या बहुत कम हो चुका है, या कोई इमरजेंसी जैसी कंडीशन आ चुकी है, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति ना हो। परिस्थिति जो कंडीशन है वो एक सेम हो, जैसे हमेशा चली आ रही है, वो सामान्य परिस्थिति हो, कोई किसी प्रकार का कोई बदलाव ना आया हो। तो उस परिस्थिति में एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत कम हो जाने से पूर्ति भी कम हो जाती है। तो इन्होंने 2 लाइन में बहुत प्यारी परिभाषा देते हुए पूरे नियम को ही समझा दिया दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, वो अन्य बातें कौन सी होगी वो हम इसकी मान्यताओं वाले में इसमें
पॉइंट में हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। तो वो अन्य बातें कौन कौन सी वो मैं सब बताने वाला हूं। 5 अन्य बातें हैं, उन 5 अन्य बातों पर हम चर्चा करेंगे अंदर, ठीक है ना। तो पूर्ति का नियम क्या बताता है वाटसन के अनुसार कि अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति उसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और उसकी कीमत के घटने से घट जाती है। दैट्स ऑल। आई होप कि ये पूरा इतना तक क्लियर होगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब हम बात करते हैं पूर्ति के नियम की मान्यताएं। तो मान्यताओं का मतलब क्या हुआ कि कौन सी परिस्थितियों में पूर्ति का नियम पूरी तरह से लागू होगा। समझ गया मान्यता। देखिए यार मेन प्रॉब्लम पता हमारे साथ क्या होती है, मेन प्रॉब्लम हमारे एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम होती है ना हम स्टूडेंटों के साथ में वो ये होती है कि हम उस पॉइंटों को नहीं समझ पाते, क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं, देना क्या है ना, वो सब समझ नहीं पाते। अगर समझ लेना तो उसको आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है ना। बुकों में स्पष्ट लिखा हुआ है पूर्ति के नियम की मान्यता है। अब ये मान्यता है क्या, बस आपने तो रट लिया इसको कि मान्यता पूछी तो मान्यता भी हम इसमें ठोक के आ जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ सिंपल तरीके से व्यवहारिक रूप से समझते हुए भी चले। शब्द इनको ही रहने दे, शब्दों में कोई चेंजेस ना करें, लेकिन इनको व्यवहारिक रूप से समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका अध्ययन एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्टीज आपको फेस नहीं करनी होगी। चलिए पूर्ति के नियम की मान्यता मतलब सिंपल कि वो परिस्थितियां जिनमें पूर्ति का नियम 100% लागू होता है, ठीक है ना। एक ऐसी परिस्थितियां जिसमें पूर्ति का नियम लागू होगा। और अपवाद में क्या देखेंगे, वो परिस्थितियां जिसमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। लास्ट पॉइंट में हम उसी को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए कुछ 5 मान्यताओं पर हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली मान्यता है कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात अगर आप चाहते हैं कि पूर्ति का नियम जो हमने अभी समझा है वो पूरा लागू हो तो उसके लिए पहली शर्त है कि उस वस्तु से, जिस वस्तु की सप्लाई बाजार में की जा रही है, उस वस्तु से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत में कोई उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए। पहली बात तो, क्योंकि अगर उन वस्तुओं की कीमत में कुछ भी उतार चढ़ाव आता है तो इस वस्तु की कीमत भी इफेक्टेड होगी, और अगर वस्तु की कीमत इफेक्ट हुई तो उसकी पूर्ति भी इफेक्ट होगी, ठीक है ना। तो वो सामान्य परिस्थितियों की श्रेणी में नहीं आएगी। इसलिए कहा गया है कि पूर्ति के नियम को लागू करने की पहली शर्त यह है कि उस वस्तु से, जिस वस्तु की आप पूर्ति की बात कर रहे हैं बाजार में, उस वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगले की बात करें तो दूसरा, उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहे। जी एग्जैक्टली यार, देखिए कोई उत्पादक जब कोई वस्तु का निर्माण करता है तो उसे कई सारे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, कई सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, जैसे लेबर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको एक प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसे कई सारे रॉ मटेरियल्स भी लेने पड़ेंगे, मशीनरी भी लेनी पड़ेगी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उसके होते हैं, है ना। तो उत्पत्ति मतलब वस्तु के निर्माण करने के जो साधन है उसके कीमत में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वस्तु को बनाने के साधनों में अगर परिवर्तन हुआ तो वस्तु, अगर देखिए उन वस्तु बनाने के साधनों की कीमत अगर बढ़ी तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी, है ना। और अगर उसकी कीमत कम हुई, साधनों की कीमत कम हुई, तो वस्तु की कीमत भी एग्जैक्टली कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे भी पूर्ति का नियम इफेक्टेड होगा ना, ठीक है ना। तो इसमें भी मतलब वस्तु को बनाने के साधनों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा है उत्पादन की तकनीक में कोई सुधार नहीं हो। याद देखिए हमेशा हर एक उत्पादक चाहता है कि उसकी जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्ट बनाने की, प्रोड्यूस करने की, उसमें चेंजेस हो, उसमें हमेशा कुछ जो है रिन्यू होता रहे, कुछ नया आता रहे, है ना, सुधार होता रहे। तो उसमें अगर सुधार होगा तो एग्जैक्टली खर्चा बढ़ेगा तो वस्तु की रेट बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, पूर्ति फिर से कम होने लगेगी। क्लियर है ना। कीमत बढ़ेगी, कहना अगर वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, पूर्ति का नियम एग्जैक्टली इफेक्टेड होगा ना, ठीक है ना। तो उत्पादन की जो प्रोसेस है वो भी सिंपल रहे। तो जो मैंने प्रारंभ में बताया था कि 5 ऐसे तथ्य बताऊंगा जिनकी वजह से पूर्ति का नियम डिस्टर्ब होता है ना। तो वही सामान्य तथ्य है, 3 तथ्य हो चुके हैं। पहला, जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है उत्पत्ति के साधनों की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा है उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कोई सुधार नहीं होना चाहिए। चौथा है क्रेता और विक्रेता की आय भी समान रहे, उसमें भी एग्जैक्टली कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन ना हो,
है ना। कभी जो खरीदने वाला है या बेचने वाला है, इनकी जो आय है, जो इनकम के सोर्सेस है, जो इनकम है, उसमें भी कुछ ज्यादा परिवर्तन थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा है उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, वस्तु बनाने वाले का उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक पैसा कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना, है ना। और उस उद्देश्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पता चले कि कोई व्यक्ति वस्तु बना रहा है, बनाते बनाते उसको काफी साल हो चुके हैं, उसने खूब अच्छा खासा पैसा कमा लिया, और अब वो बोले कि यार अब तो मैं ना जो 100 रुपए का प्रोडक्ट था मैं उसको सिर्फ 10 रुपए में बेचूंगा, है ना, क्यों, अब मुझे देश की सेवा करना है। तो अगर ऐसा भाव अगर उसमें आ गया तो क्या होगा, फिर से पूर्ति का नियम डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि सामान्य जो परिस्थितियां थी वो बदल गई। क्लियर है? तो ये पांच सिंपल से तथ्य थे दोस्तों, सिंपल से शर्तें थी, ऐसे मान लीजिए शर्तें थी, जिनके कारण जो है पूर्ति का नियम 100% लागू होता है। आई होप ये दोनों पॉइंट दोस्तों अब तक क्लियर होंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे पूर्ति के नियम। पूर्ति के नियम के अंतर्गत जो है इसको थोड़ा सा अब हम पूर्ति के नियम को तालिका और चित्र, इन दोनों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब आपको एग्जैक्टली 100% समझ आने वाला है। जो थोड़ा बहुत डाउट अब बचा होगा ना दोस्तों, वो भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस टेबल को आप अच्छे से देखिए, और मेरे साथ थोड़ा सिर्फ 2 मिनट लूंगा आप लोगों से। 2 मिनट में आप मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा समझा दूंगा आप लोगों को, बस थोड़ा सा यहाँ फोकस बना के रखना। देखिए एक कॉलम में, इस वाले कॉलम में हमने क्या दिया है दोस्तों, कीमत दी हुई है। पहले वाले कॉलम में हमने कीमत दी हुई, किसकी कीमत दोस्तों, 1 इकाई की, वस्तु की 1 इकाई, मतलब एक वस्तु की कीमत, वस्तु कोई बंडल नहीं है, एक वस्तु की कीमत, ठीक है ना। एक वस्तु की कीमत कितनी है, 1 रुपया, ठीक है। और उसी के सामने पूर्ति वाले कॉलम में हमने यहां पर पूर्ति बताई गई है कितनी, 100 मतलब क्या, कि एक वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तो उस समय सप्लायर 100 वस्तुओं की सप्लाई कर रहा है बाजार में, ठीक है ना। पहली कंडीशन तो ये है। पेन का कलर चेंज करते वापस से यार, क्या दोस्तों, जब वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तो उस समय सप्लायर 100 वस्तुओं की सप्लाई करता है बाजार में। लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ती है, बढ़ के 2 रुपया हो जाती है, जैसे ही एक वस्तु की कीमत बढ़कर 2 रुपए होती है, वैसे ही सप्लायर क्या करता है दोस्तों, अपनी सप्लाई को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा है ना, सीधा डबल मुनाफा हो रहा है उसे, इसलिए उसने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, ज्यादा बेचने, ज्यादा प्रोड्यूस कर करके ज्यादा बेचने लगा बाजार में, और कीमत बढ़ी, 3 रुपए हो गई, और कीमत बढ़ती है, 3 रुपए हो जाती है, तो इस परिस्थिति में वो प्रोडक्ट को और बढ़ा रहा है बाजार में, और ज्यादा भेज रहा है बाजार में बेचने के लिए। कीमत फिर बढ़ी, 4 रुपए, 5 रुपए, ऐसे करते करते उस जैसे ही 5 रुपए कीमत होती है, तो वो 300 वस्तुओं को बाजार में भेजने के लिए, सेल करने के लिए जो है सप्लाई कर देता है ना। तो यहां पर इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों, कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहां पर उत्पादक अपनी वस्तु की उपलब्धता बाजार में बढ़ा रहा है। यही तो पूर्ति है ना, और यही पूर्ति का नियम है। इसलिए तो कहा था कि ये आपकी कीमत हो चुकी है, ये आपकी कीमत हो चुकी है ना, और ये हो चुकी है आपकी पूर्ति, और दोनों के बीच में जो संबंध था वो कौन सा था दोस्तों, तो दोनों के बीच में धनात्मक संबंध था। एग्जैक्टली क्लियर है ना, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, कि एग्जाम में क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि इसको ग्राफ के माध्यम से समझाइए, चित्र के माध्यम से समझाइए, तो टेबल, अब उस परिस्थिति में अगर आप टेबल बना कर आएंगे तो शायद कम नंबर मिले। लेकिन दोनों ही ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, कुछ मैं आपके लिए एक छोटा सा ग्राफ, एक चित्र भी लेकर आया हूं। अगर आपको आवश्यकता लगी एग्जाम में बनाने की, तो अब इसी तालिका को, इस टेबल को आप चित्र में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी समझ लीजिए, है ना। इसका एक चित्र कैसे बनाए जिससे कि एग्जाम में अच्छे नंबर आने की संभावनाएं और बढ़ जाए। देखिए एक लाइन आप डालेंगे, सबसे पहले एक लाइन आप डालेंगे किसकी, कीमत की, ठीक है ना। तो जो हमने कीमत यहां पर, पहले मैं इस बोर्ड को साफ कर देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये वाली तालिका जो थी इसमें दोस्तों, इसमें क्या था, कीमत, है ना, ये कीमत की है। तो कीमत 1 से लेकर 5 तक था, 1 से लेकर 5 तक थी, ठीक है। तो हमने एक लाइन डाली नीचे से ऊपर बढ़ाते हुए, है ना, 1 से लेकर 5 तक हमने कीमत डाल दी, ठीक है ना। यही वाली टेबल वाली ही हमने यहां पर एक कीमत वाली लाइन डाली। इसके बाद में एक लाइन और खींची हमने नीचे की ओर, किसकी, पूर्ति की, ठीक है ना। तो पूर्ति वाली लाइन में देखिए यहां पर हमने इसको 100 से स्टार्ट किया था, 1 के सामने 100, है ना, 100, तो 100 से लेकर 300 तक, मतलब 100 से लेकर 300 तक, क्लियर है।
100 से लेकर 300 तक की पूरा ये ग्राफ हो चुका। 2 लाइन हो गई आपकी। उसके बाद में दोनों के बीच में इसमें संबंध बताने हैं आपको। मैं 1 मिनट डिस्प्ले से थोड़ी देर के लिए गायब होकर के फिर आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि पीछे डाटा आएगा, समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अब इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, अब इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए दोस्तों, पहली लाइन कीमत वाली लाइन को हमने नाम दे दिया ओ वाई। क्या नाम दिया दोस्तों? ओ वाई। और एक लाइन खींची हमने ये वाली, इसको दिया हमने ओ एक्स। ओ एक्स नाम दे दिया, ठीक है ना? कौन सी? पूर्ति वाली लाइन है। क्लियर है? और एक जो था हमारा, इस दोनों के बीच में संबंध बताया। कैसे संबंध? देखिए, जब कीमत 1 रुपया, जब कीमत वस्तु की 1 रुपया, तो उस समय जो सप्लाई थी वो 100 हो रही थी, ठीक है ना? 100 हो रही थी। उसी प्रकार से जब कीमत 2 होती है तो 150 सप्लाई होती है, वस्तुओं की सप्लाई होती है। जब कीमत 3 रुपए तो सप्लाई बढ़ करके 200 वस्तुएं हो जाती है बाजार में। इस प्रकार से सप्लाई बढ़ रही, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे सप्लाई भी, वस्तु की सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? अब इसके बीच में हमने एक लाइन और डाल दी, यहां पर डाल दी, इसको नाम दे दिया एस एस। और वो एस एस नाम क्या मतलब क्या हुआ दोस्तों? यह है मांग वक्र, इसको नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया? मांग वक्र। अब देखिए यहां पर पूर्ति वक्र बोल दीजिए इसको, पूर्ति वक्र भी बोल सकते हैं। कि जब कीमत बढ़ती है, कीमत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे देखिए यहां पर कीमत हाईएस्ट है, कीमत हाईएस्ट है, तो देखिए यहां पर ये जो पॉइंट ई है, ये ई पॉइंट क्या दिखाता है? कि हाईएस्ट कीमत पर हाईएस्ट सप्लाई है बाजार में, ठीक है ना? अगर कीमत कम होती है तो इस लाइन को उल्टा ले लीजिए, ठीक है ना? देखिए नीचे गिरती जा रही है, कीमत 4 रुपए होती है तो डी पॉइंट पर आकर के देखिए सप्लाई भी कितनी हो चुकी दोस्तों? 250 हो चुकी है, मतलब सप्लाई गिरी है, ठीक है ना? तो ये गिरती जा रही है। जैसे जब कीमत लास्ट में 1 रुपया हो जाती है तो सप्लाई भी गिरते हुए मात्र 100 रह जाती है। और चाहे तो इसी ग्राफ को इस दिशा में भी आप ले सकते हैं कि जब कीमत 1 रुपया थी तो सप्लाई 100 थी, जब कीमत 3 रुपए हो गई तो सप्लाई यहां 200 हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये बढ़ते, दोनों प्रकार से इस चित्र को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो दोस्तों इस तालिका और चित्र दोनों एक ही है। इन दोनों से हम ये बात स्पष्ट करने में सफल हुए कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, वैसे वैसे विक्रेता के द्वारा वस्तु की पूर्ति को बाजार में बेचने के लिए बढ़ा दिया जाता है, बेचने के लिए बढ़ा दिया जाता है। आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना? चलिए, अगर ये क्लियर है तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों इसका अगला पार्ट कि इसके कारण क्या है, नियम लागू होने के कारण क्या। अब नियम लागू होने की परिस्थिति हमने देख ली थी, 5 परिस्थितियां विशेष थी। अब लागू होने के कारण क्या है? सिंपल से 2 कारण है बस, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। ऊंची कीमत, अधिक पूर्ति। क्या है? वस्तु की ऊंची कीमत तो पूर्ति कितनी होगी? अधिक पूर्ति होगी। और नीची कीमत तो कम पूर्ति। बस ये 2 लाइन याद रखनी है, बाकी आप मुझे पूरा यकीन है अब आप लोग कर ले जाएंगे। जितना मैंने समझाया उसके हिसाब से अब आप इसको अंदर इसमें डाटा डाल देंगे, ठीक है ना? ऊंची कीमत अधिक पूर्ति, नीची कीमत कम पूर्ति, बस ये 2 बातें याद रखनी है आपको। इसके अंतर्गत सिर्फ नियम लागू होने के कारणों में सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवादों की बात कर ले तो 5 अपवादों पर भी चर्चा कर लेते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 5 अपवाद ऐसे, मतलब कि वो परिस्थितियां जिसमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। सबसे पहले भविष्य में कीमत के गिरने का भय। अब यहीं पर मैं समझा दूंगा, अंदर डिटेल भी दी गई है आपको, बेसिकली अब अंदर डिटेल से भी आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। लेकिन यहां पर मैं व्यवहारिक रूप से यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे हमारा समय भी बचेगा, है ना? और आप लोग जो है इसको पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन पे आप उसको पूरा डिटेल में देखिए। लेक्चर खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करें इसकी करके, और एक बार इसकी रीडिंग जरूर लगाए हैंड टू हैंड, है ना? इससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो पाएगा। चलिए, सबसे पहले भविष्य में कीमतों के गिरने का भय का मतलब क्या हुआ? अगर सोचिए कि अगर उत्पादक को जो वस्तु बना रहा है, जिसके पास बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई है बेचने के लिए, अपने गोडाउन में रखी हुई है, अब वो चाहता है बाजार में सप्लाई करे, लेकिन उसको पता है कि अभी कीमत कम है बाजार में वस्तु की, तो वो कम सप्लाई करेगा, ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन कहीं अगर उसको ये पता चल गया कि यार भविष्य में आने वाले समय में इस वस्तु की कीमत और बहुत ज्यादा गिरने वाली है, तो क्या करेगा सप्लायर? वो उस कम कीमत पर ही बेच देगा, जल्दी निकालने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम घाटे से बचने के लिए वो कम कीमत पर बेचने का प्रयास करेगा। तो इस कंडीशन में पूर्ति का नियम क्या बोलता है
कि कम कीमत होगी तो पूर्ति कम होगी, लेकिन यहां पूर्ति बढ़ जाएगी, कम कीमत होने पर भी पूर्ति बढ़ जाएगी। इसलिए इस कंडीशन में जब भविष्य में वस्तु की कीमत के गिरने का डर होता है, उस समय में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है मौसम का प्रभाव। दोस्तों कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसमी होते हैं, जो मौसमी प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो मौसमी प्रोडक्ट क्या होता है कि उस जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, वो एक मौसम विशेष में चलता है। एक जो जिस मौसम के लिए उस प्रोडक्ट, जैसे मान लेते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है, तो इस गर्मी के मौसम में क्या फ्रीज, कूलर, फैन या एसी वगैरह, इनका जो निर्माण है वो बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है ना। लेकिन गर्मी के तुरंत समाप्त होने के तुरंत बाद ही दोस्तों इनका जो डिमांड होती है, मार्केट की कीमत होती है, वो सब गिरने लगती है, तो बस सप्लाई भी गिरने लगती है। ये तो पूर्ति का नियम हो गया। लेकिन अब मान लेते हैं कि किसी में जैसे कि इस बार चलिए एक सामान्य से गर्मी के मौसम में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन मान ले कि अभी गर्मी ना पड़े, गर्मी का मौसम बहुत तेज, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे बन चुके हैं। तो अब बताइए क्या इसमें उनका रेट बढ़ पाएगा? रेट नहीं बढ़ पाएगा। तो जो उत्पादकों ने जो वस्तु को बनाया है वो कम रेट पर बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ नहीं रही ना, तो कीमतें बढ़ ही नहीं पाई। तो जब कीमतें बढ़ नहीं पाएगी तो क्या होगा? वो कम रेट पर बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हालांकि इसका अलावा दोस्तों मौसमी प्रभाव में सबसे अच्छा एग्जांपल लिया जाता है कृषि उद्योग का, कि जो कृषि से संबंधित उद्योग होते हैं। अब मान लेते हैं किसी वर्ष बारिश नहीं हुई, या किसी वर्ष जो है बारिश कम हुई और कीटनाशक दवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है ना। अब जब किसी वस्तु की कीटनाशक दवाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगी तो उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, लेकिन कंपनी बना ही नहीं पा रही ना, इतने ज्यादा प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रही है, तो पूर्ति कैसे बढ़ेगी बताइए? तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा गया कि मौसम का प्रभाव भी पूर्ति के नियम को डिस्टर्ब करता है। दूसरी बात। तीसरा है दुर्लभ वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र सामान्य नहीं, मतलब सिंपल है कि दुर्लभ वस्तुओं के मामले में भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? देखिए दुर्लभ वस्तुएं कौन सी होगी दोस्तों? जैसे कि अभी हम बात कर ले कि लता मंगेशकर जी का देख ले, लता मंगेशकर के द्वारा जो गाया गया जो संगीत है उनका, है ना, और जो संगीत है, तो दोस्तों मान ले कि उस संगीत की, लता मंगेशकर के गानों की जो सीरीज वगैरह होती है उसकी कीमत आज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो कीमत बहुत ज्यादा है, बट और बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाती है। तो बताइए क्या उनकी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है? उनके द्वारा कोई और नए गाने आ सकते हैं अब? क्यों? क्योंकि भैया वो तो अब है ही नहीं इस दुनिया में, कहां से आएंगे वो, है ना। तो जो प्रोडक्ट जितना है वो उतना ही रहने वाला है, भले उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए, है ना। तो जो मृत कलाकार है, संगीतकार है, या जितने भी आर्टिशियन है ना, आर्टिस्ट है वगैरह, इन सबके जो कलाएं हैं, जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। जितनी है उतनी ही रहने वाली है ना, चाहे कीमतें उनकी कितनी भी जाती है। तो इस दुर्लभ वस्तुओं के मामले में भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। चौथा है, अगला है नीलामी वाली वस्तु। अब मान लेते हैं कि यार सरकार नीलाम करने वाली है, किसी वस्तु की नीलाम करने, और किसी प्रॉपर्टी की नीलामी करने वाली है सरकार, और सरकार ने नीलामी की बोली स्टार्ट कर दी। अब पता नहीं तो सरकार को उसने स्टार्ट बहुत कम पैसों से किया, लेकिन उसकी नीलामी की जो कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बताइए इस कंडीशन में क्या नीलामी की, जिस वस्तु की नीलामी की जा रही थी, ऐसी नीलामी की और वस्तुओं को बढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं बढ़ाया भाई। जैसे मान लेते 10 प्रॉपर्टी की नीलामी होने वाली है, तो 10 प्रॉपर्टी की ही नीलामी होगी, 11वीं प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाई जा सकती, है ना। क्यों? भले मांग कितनी, कीमत कितनी भी बढ़ जाए, तब भी उसकी पूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती। 10 प्रॉपर्टी की नीलामी होनी है तो 10 की ही होगी, चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए कहा गया कि नीलामी वाली वस्तुओं के मामले में भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है ना। अगला था 5वां, पिछड़े देशों के श्रम पूर्ति में लागू ना होना। इसका मतलब सिंपल सा इसे समझिए, जो पिछड़े देश हैं, जो अविकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनके जो श्रमिक होते हैं दोस्तों, उनका जीवन स्तर बहुत नीचा होता है। तो क्या करते हैं वो बहुत कम पैसों में अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में उन देशों में अगर मान ले उनकी मजदूरी को बढ़ा दे, तब भी श्रम की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। श्रम की पूर्ति को मतलब कि जितने मजदूर, उनसे बोले ना कि अगर आप आज वो लोग अगर 8 घंटे काम करें, उनसे बोले कि आप 12 घंटे काम कीजिए, आपकी मजदूरी हम बढ़ा रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सीमित है ना, क्योंकि गरीब वो सिर्फ गुजारा करना जानते हैं, है ना। तो उनकी आवश्यकताएं सीमित होने के कारण उनके उस देश में, इस प्रकार के अविकसित देशों में, वहां श्रम की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता।
आई होप पांचों पॉइंट एकदम क्लियर होंगे। वैसे मैंने इनकी सभी की डिटेल दोस्तों अंदर डाली हुई है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरा सटीक रूप से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये पांचों पॉइंट आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक होगा हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, उसमें हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। बहुत अच्छे से व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या है और कुल उपयोगिता क्या है। वही ग्राफ के माध्यम से, तालिका के माध्यम से भरपूर जिस जिस प्रकार से भी पॉसिबल हुआ उस प्रकार से हर एक संभव तरीके से हम इसे बेहतरीन और व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक टॉपिक को इसी प्रकार व्यवहारिक रूप से लाएंगे। बस बने रहें प्रत्येक सेशन में, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और थैंक यू। एक्चुअली जाते जाते एक बात और बोल दे आप लोगों से, जो हमने सोच के आए थे जब इसको स्टार्ट किया था कि एग्जाम का आपका टाइम है, हम डबल सेशन देंगे आपको पर डे, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। रीजन ये है, रीजन आप लोग ही है, मैं नहीं हूं रीजन इसका, रीजन आप लोग ही है। क्योंकि इसकी दोस्तों जैसे हम इसको अपलोड करते हैं तो अन्य जैसे थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस चलता है, सेकेंड ईयर में जो पॉलिटिकल में जो पावर है, जो दम है, जैसे कि व्यूज वगैरह, यार हम उसको भी तो रखते हैं ना कि यार को कितने बच्चे इसको देख रहे हैं, कितने लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप अधिक से अधिक इंटरेस्ट लेंगे तो हम जैसा हमने बोला था कि 2 सेशन पर डे देंगे आपको, संभवतः 3 भी देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, इसमें बहुत कम इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी है इसको कंटिन्यू करना है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अन्यथा आप तक इसको रोक देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।